इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी होली पर देश में तेज होती सियासत की, तुषार गांधी के बयान पर बीजेपी की नाराजगी की, जानेंगे डीएमके के हिंदी विरोध में क्यों सख्त किया अपना रुख, शिक्षा नीति के साथ पेपर लीक पर कैसे घिरी मोदी सरकार, देखेंगे बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जानी मानी कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संभल जामा मस्जिद में एएसआई टीम की निगरानी में शुरू हुई रंगाई पुताई। एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था आदेश, मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी याचिका। एआईसीसी मुख्यालय में पंजाब कांग्रेस की हुई बैठक, भूपेश बघेल ने की अध्यक्षता। बैठक में पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट पर किया गया फोकस। बलूच आर्मी बोली पाक का हाईजैक ट्रेन छुड़ाने का दावा झूठा, बंधक कब्जे में, लड़ाई जारी। पाकिस्तान की सरकार ने किया था दावा ट्रेन हाईजैक संकट खत्म। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 201 अंकों की गिरावट के साथ 73,829 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 73 अंकों की गिरावट के साथ 22,397 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। होली और रमजान का जुमा इस बार एक साथ पड़ गया है। इसके बाद से ही देश की सियासत धार्मिक मुद्दे की तरफ मुड़ गई। यूपी, बंगाल और बिहार में इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। तो कैसे धार्मिक कार्यक्रमों में सियासत की एंट्री से बिगड़ता दिख रहा है माहौल, देखिए ये रिपोर्ट। 64 साल बाद पहला मौका आया है जब होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ गए हैं, जिसके बाद देश में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि हालात आम लोगों ने नहीं, सियासी दलों ने बिगाड़ने की कोशिश की है। जिस तरह से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए, उससे टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में तो होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। बरेली में 5 मस्जिदें ढकी गई हैं। 12 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला गया है। इनमें शाहजहांपुर, संभल, जौनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, उन्नाव, बरेली और अयोध्या शामिल हैं। अधिकतर जिलों में अब नमाज 2 से 2:30 बजे के बीच पढ़ी जाएगी। इंदौर के महू में रविवार रात हुए विवाद के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। 21 जगहों पर होलिका दहन होना है। इन इलाकों के आसपास जहां जहां मस्जिदें हैं, वहां पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से कहा है कि अगर होली के रंगों से दिक्कत हो तो उन्हें प्लास्टिक से कवर कर दें। होली पर इंदौर में 2000 जवान तैनात किए गए हैं। सभी जोन में 2-2 ड्रोन रहेंगे। 3 से ज्यादा ड्रोन से होली पर संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी। घरों की छतों पर होने वाली मूवमेंट पर भी नजर रखेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी प्रशासन ने कहा कि अगर होली के रंग से मुस्लिम समुदाय को परेशानी है तो मस्जिदों को ढका जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। तेलंगाना सरकार भी इसे लेकर सख्त दिखाई दे रही है। खास तौर पर हैदराबाद में लोगों पर रंग फेंकने की मनाही, ग्रुप में आने जाने पर रोक। होली के चलते हैदराबाद पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों पर जबरदस्ती रंग डालने पर रोक लगाई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो होली खेलने को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ममता सरकार के मंत्री बीरवाहा हांसदा ने साफ कर दिया है कि होली खेलने पर कोई रोक नहीं है। बिहार में भी होली पर अलर्ट जारी किया गया है। होली और जुमा को लेकर देश की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन की एक पक्ष पर सख्ती ने विपक्ष को भी नाराज कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को लेकर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को देश की आत्मा के लिए कैंसर बताया है। और क्या कहा तुषार ने, देखिए ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने हाल ही में आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश की आत्मा में कैंसर फैला रहा है। दरअसल तुषार गांधी के इस बयान की वजह से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल तुषार गांधी केरल के न्याटिनकारा में गांधीवादी नेता गोपीनाथन नायर की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। इसी समय उन्होंने ये बयान दिया। तुषार गांधी ने कहा कि देश की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। तुषार गांधी के बयान को लेकर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अपने इस बयान को वापस लें और माफी मांगे। हालांकि बयान का विरोध होने के बावजूद तुषार गांधी अपनी टिप्पणी पर कायम रहे और जाने से पहले गांधी की जय का नारा भी लगाया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और तुषार गांधी की कार को रोक दिया।
इन नारों के जवाब में तुषार गांधी ने घटना स्थल छोड़ने से पहले आरएसएस मुर्दाबाद और गांधी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। केपीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन ने इसे केरल के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का अपमान बताया और बीजेपी आरएसएस पर गोडसे के भूत का साया होने का आरोप लगाया। सुधाकरन ने कहा, गांधी को बदनाम करने और गोडसे की प्रशंसा करने वाली सांप्रदायिक ताकतों के लिए केरल में कोई जगह नहीं है। तुषार गांधी की आवाज को भी दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भाषा विवाद पर अपना रुख और कड़ा कर लिया है और अब तो उन्होंने रुपए के सिंबल को भी बदल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तीन भाषा नीति पर जारी विवाद के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए के सिंबल को हटाने का फैसला किया है। दरअसल पूरे देश में रुपए के सिंबल को आधिकारिक तौर पर अपनाया जाता है। अब स्टालिन सरकार अलग सिंबल को लेकर आई है। बजट के दौरान उसने नया सिंबल जारी किया। सरकार ने रुपए का सिंबल हटाते हुए तमिल भाषा में उसे बदल दिया। बता दें कि देश भर में रुपए का नया सिंबल जारी होने के बाद ये पहला राज्य है जिसने अलग सिंबल जारी किया है। स्टालिन सरकार का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब हिंदी को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा है। पिछले दिनों एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि पूरे देश में हिंदी को पहचान दिलाने की कोशिश के चलते प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी के लायक नहीं रहे। अब उनकी मूल भाषा अतीक का प्रतीक चिन्ह बनकर रह गई है। ये विवाद तब सामने आया था जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की थी। एनईपी 2020 में प्रस्तावित तीन भाषा फॉर्मूला कहता है कि छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी चाहिए, जिनमें से कम 2 भारतीय मूल भाषा होनी चाहिए। ये फॉर्मूला सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होगा और राज्यों को बिना किसी दबाव के भाषाएं चुनने की छूट देता है। हालांकि इसमें छूट दी गई है कि राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। केंद्र के इस कदम को स्टालिन सरकार ने भगवा नीति बताया था। तमिलनाडु सरकार ने जब नई शिक्षा नीति के प्रमुख पहलुओं खास तौर पर तीन भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र सरकार ने राज्य को समग्र शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 573 करोड़ रुपए की पहली किश्त पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से स्टालिन केंद्र पर भड़क गए। शिक्षा नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद भाषा विवाद का रूप ले चुका है, जिसे लेकर डीएमके ने अपना रुख सख्त कर लिया है। तो शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा है कि पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन गया है। और क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य के लिए ये पद्मव्यूह संकट बन गया है। बता दें कि इससे पहले संसद में जब राहुल ने चक्रव्यूह पर बयान दिया था, तब बीजेपी काफी गुस्से में आ गई थी, लेकिन अब राहुल ने पद्मव्यूह बोलकर बीजेपी को और फंसा दिया है। दरअसल पद्म का मतलब कमल होता है और कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। यानी राहुल ने सीधे बीजेपी को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक ट्वीट में राहुल ने लिखा, 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन गया है। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है। उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक ने उसे भी विफल साबित कर दिया। यह गंभीर समस्या एक सिस्टमैटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मतभेद भुलाकर मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहना हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। पेपर लीक के चलते 85 लाख बच्चों को भविष्य मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि नीट परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, जिसके चलते पूरे देश में हंगामा मच गया था। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में मचा हुआ है। पेपर लीक को लेकर तो यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजेडी भी इसे लेकर मुखर दिख रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के तेवर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तंज कसते हुए बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि हम तो कहेंगे भगवान नीतीश कुमार को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। अब हालत गंभीर हो गई है।
बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि इस अवस्था में सरकार कैसे चल रही है। 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है, जिसके हाथ में कमान है, जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और लोग सोच भी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तीखा हमला किया है, लेकिन पहली बार ये भी मान लिया कि नीतीश कुमार साथ भी आ सकते हैं। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि लालू यादव ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। उन्होंने सत्ता गंवा दी, लेकिन अपनी जगह पर डटे रहे। लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाए, इधर हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तेजस्वी ने नीतीश के पलटी मारने की बात कहकर सभी को चौंका दिया है। तेजस्वी के बयान के बाद अभी तक जेडीयू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो नीतीश की पलटी मारने की खबर से ही बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी दबाव में दिख रही है। वैसे पार्टी पर इस समय सबसे ज्यादा दबाव तो नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पड़ रहा है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। संघ और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। तो क्यों बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ता जा रहा है बीजेपी संघ में टकराव? देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी और संघ आमने सामने आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाहिए। वैसे कोशिश तो यही हो रही है कि नड्डा के नाम पर ही सहमति बना ली जाए। इसके लिए आरएसएस के पास लगातार मैसेज भेजा जा रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लगातार टाला जा रहा है, लेकिन आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नियत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। इस बीच ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 15 मार्च तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब एक बार फिर ये चुनाव टल गए हैं और जेपी नड्डा का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। आरएसएस के अल्टीमेटम को भी इग्नोर करते हुए बीजेपी ने नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते ये प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। लेकिन इसको लेकर दावा है कि प्रक्रिया इसीलिए ही धीमी की गई है जिससे आखिरकार नड्डा के नाम पर मुहर लग सके। खुद आरएसएस के लोगों की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। यानी 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना मुश्किल है। साफ है बीजेपी और संघ में अध्यक्ष पद पर खींचतान मची हुई है। टकराव सिर्फ बीजेपी की अध्यक्ष पद पर ही नहीं चल रहा है, देश की सियासत में भी चल रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, खास तौर पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ किए गए समझौते ने देश की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कांग्रेस ने उठाए हैं क्या सवाल, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने एयरटेल और जियो की स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा किए जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया है। कांग्रेस ने कहा कि यह सब इसलिए किया गया ताकि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने हाल ही में ऐलान किया था कि उसने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग होने पर संचार को चालू या बंद करने की शक्ति किसके पास होगी? क्या ये स्टारलिंक या उसके भारतीय भागीदार होंगे? क्या अन्य उपग्रह आधारित संचार प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी, और अगर हाँ तो किस आधार पर? जयराम रमेश ने आगे कहा कि निश्चित रूप से भारत में टेस्ला विनिर्माण बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब इसके प्रति कोई प्रतिबद्धता है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री आसान हो गई है। यानी देखा जाए तो समझौते को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए देश की सुरक्षा को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे एक बार फिर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूपी में बढ़िया था, राम मंदिर विवाद यूपी में था, वहां पर राम मंदिर बन भी गया। अब उसके बाद में वहां पर कुंभ भी हो गया। लेकिन बिहार में क्या करें? बिहार में भी बीजेपी अपनी मंदिर और धर्म की राजनीति को चमकाना चाहती है, इसलिए अब वहां पर सीता मैया के मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बात कर रही है। अब देखना यह है कि मंदिर की इस राजनीति के सहारे क्या बीजेपी बिहार में भी
अपनी चुनावी नैया को पार करेगी। और हाँ, शिक्षा, बेरोजगारी और सड़कें, बिजली जैसे मुद्दे